एब्डोमेन में इसकी बॉडी को डिवाइड कर सकते थे। अब इसी तरह से अगर हम बात करेंगे मोलस्का की, तो मोलस्का के एनिमल में क्या होता है, बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है ना, एंड कवर्ड बाई कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक सेल होता है जो कि मेंटल का मतलब स्किन इसकी सिक्रीट करती है। अब आती है बात सीलोम की, तो देखो तीनों के तीनों में ट्रू सीलोम होगी, और सीलोम कैसी होती है, सीजोसील होती है। सीजोसील सब में, सीजोसील आपको पता है ना जो मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से बनती है, तो इन तीनों में सीजोसीलोम पाई जाती है, अर्थात ट्रू सीलोम होगी लेकिन सीजोसील होगी। इसके बाद लोकोमोशन की बात करें, तो अगर हम लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें तो सबसे पहले किसमें होगा, आर्थ्रोपोडा में होगा सीटी, आर्थ्रोपोडा में सीटी होगी, अर्थवाम में, पैरापोडिया पाए जाते हैं नेरिस में, और लीच में किसी तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। अब देखो नेरिस में बड़ी खास बात होती है, नेरिस के जो पैरापोडिया होते हैं ना, साइड बाई साइड लगे होते हैं, तो उन्हीं पैरापोडिया में सीटी भी धसी रहती है। अब अगर हम लेग की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, लेग्स 3 पेयर होती हैं इंसेक्ट में, और विंग्स तो 2 पेयर होते हैं, अर्थात इनमें मूवमेंट के लिए या तो लेग्स होंगी, सभी में पाई जा सकती हैं, और विंग्स होते हैं जिनकी वजह से उड़ सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हम बात करेंगे किसकी, मोलस्का की, तो मोलस्का में भी लोकोमोशन के लिए स्लो मूवमेंट करने वाले होते हैं। आपको एक बात पता होगी और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो मोलस्का के मेंबर होते हैं उनको स्लोवेस्ट मेंबर बोला जाता है, सबसे धीमी गति से चलने वाले होते हैं, लेकिन इनमें क्या पाया जाता है, फुट, जिसकी सहायता से चलते रहते हैं। ऑक्टोपस में आर्म भी होती हैं, 8 आर्म पाई जाते हैं ना, तो आप ऐसे भी कह सकते हो। अब इसके बाद अगर हम सीलोम लोकोमोशन के बाद डाइजेशन की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, कंप्लीट होगा, सभी में तीनों में कंप्लीट होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले सलेवरी ग्लैंड का फॉर्मेशन किस में होता है, सो एनेलिडा में शुरू होता है। इसके बाद इसमें भी क्या होगा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी, और आप देखो जैसे कि चिड़ियों में पाया जाता है ना क्रॉप और गिजार्ड, इसी तरह से इंसेक्ट में भी आर्थ्रोपोडा के मेंबर में भी क्रॉप और गिजार्ड पाया जाता है ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पाई जाएंगी, तो इस तरह से डाइजेस्टिव ग्लैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मोलस्का की, सो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके माउथ के अंदर क्या होगा, एक फाइल लाइक रेस्पिंग आर्गन पाया जाता है। रेस्पिंग का मतलब होता है कुतरने वाला, रेस्पिंग आर्गन होता है जिसे रेडुला बोलते हैं, ये जा के समान होता है, जबड़े के जैसा। और इसमें क्या होगा, ट्रांसफर रो ऑफ टीथ, अर्थात इसमें काइटिन के बने हुए दांतों की पंक्ति होती है, सो ट्रांसफर रो ऑफ टीथ पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया रेडुला, किसमें प्रेजेंट होता है, सो मोलस्का में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम की। सो जैसे आपको पता है कि आर्थ्रोपोडा के एनेलिडा के जो मेंबर होते हैं उनमें मॉइस्ट स्किन होती है जिसकी हेल्प से रिस्पिरेशन करते हैं, लेकिन आपको पता लीच के केस में क्या कहते हैं, नेरिस की जो बॉडी होती है उसकी स्किन सॉफ्ट नहीं होती, उसके सिर्फ पैरापोडिया की स्किन ही रिस्पिरेशन में मदद करती है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद अगर हम इधर बात करें आर्थ्रोपोडा की, तो इसमें डिफरेंट टाइप के रिस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान से समझ लेना। गिल पाया जाता है प्रॉन या क्रैब में, है ना, ये सब किस क्लास के अंतर्गत आते हैं, सो आर्थ्रोपोडा के क्रस्टेशिया क्लास में आते हैं। तो अगर डायरेक्ट क्लास में पूछा जाए कि क्रस्टेशिया क्लास में क्या होता है रिस्पिरेटरी ऑर्गन, क्योंकि अधिकतर पानी में पाए जाने वाले हैं ना, तो गिल होगा, एग्जाम्पल प्रॉन और क्रॉप। अब इसके बाद अगर बुक लंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेमुलस एक ही एनिमल है ये, जो कि आप कह सकते हो कि लेमुलस क्या है, ये लिविंग फॉसिल है, किंग क्रैब बोलते हैं इसको, इसमें बुक गिल पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद बुक लंग्स की बात करेंगे। देखो बुक लंग किस में पाया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा एराक्निडा क्लास में। कौन से एराक्निडा में कौन से आते हैं, स्कॉर्पियन, बिच्छू एंड स्पाइडर, मकड़ी, इनमें पाए जाते हैं। तो क्या होगा, इसमें बुक लंग्स होते हैं। इसके बाद ट्रैकियल सिस्टम या कहा जाए कि रिस्पिरेटरी ट्यूब्स किस में पाई जाती हैं, तो बहुत फेमस है, तो रिस्पिरेटरी या कहाँ पाए जाएंगे, क्लास इंसेक्टा, सारे इंसेक्ट में यही पाया जाता है। तो इस तरह से इस पे आर्थ्रोपोडा में रिस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया। अगर हम बात करें मोलस्का में क्या रिस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, तो मोलस्का में गिल, जिनको टिनिडिया कहते हैं, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। अगर ये कहाँ पाए जाएंगे, जल में पाए जाते हैं। लेकिन एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनमें गिल जो कि टिनिडिया कहलाते हैं, रिस्पिरेशन में ही मदद नहीं करते, रिस्पिरेशन के साथ साथ ये एक्सक्रीजन में मदद करते हैं। इसके बाद लंग्स पाए जाते हैं। अगर ये टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में मान लो कोई स्नेल कहाँ पाया जाए, स्नेल बाहर पाया जाता है, तो रिस्पिरेशन में क्या करेगा, उसमें लंग्स पाए जाते हैं। तो इसका मतलब कभी कभी गिल और लंग्स दोनों चीज़ें होती हैं। जब ये पानी में पाए जाते हैं तो गिल से रिस्पिरेशन करते हैं, और जब बाहर पाए जाते हैं तो लंग्स से रिस्पिरेशन करते हैं। अब इसी वजह से इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, सो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एनेलिडा में पाया जाता है। आपको पता है कि इनवर्टिब्रेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। इनवर्टिब्रेटा में
एनेलिडा फाइलम में कैसा होता है, क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इसका मतलब हार्ट होता है, ब्लड विसिल होती हैं और ब्लड विसिल एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जिसके अंतर्गत ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। सो क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा। और बड़ी खास बात है कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम सिर्फ क्लोज नहीं होता, उसके अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड कैसा होता है, ब्लड जो होगा, सो ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। हीमोग्लोबिन या इरेथ्रोक्रोनिन भी होता है, हीमोग्लोबिन या इरेथ्रोक्रोनिन होता है। और ये रिस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह से काम करता है जैसे कि आपकी बॉडी में होता है। बस अंतर ये होता है कि मैन में हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती, डब्ल्यूबीसी टाइप की सेल पाई जाएंगी। सो हार्ट होंगे, ब्लड विसिल होंगे, पिगमेंट होगा, हीमोग्लोबिन या इरेथ्रोक्रोनिन होगा, जो रिस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह से काम करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। लेकिन एक बात आपको समझना है कि लीच में ओपन टाइप का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है, ये उसको हीमोसिलोमिक सिस्टम कहते हैं, है ना, क्योंकि उसमें जो ब्लड भरा होगा वो कहाँ बना होगा, वो सीलोम के अंतर्गत सिलोमेटिक ट्यूब के अंदर भरा रहता है। तो ओपन टाइप का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम अगर एनेलिडा में पूछा जाए किस एनिमल में होता है, तो आंसर बताना होगा लीच। अब इसी तरह से अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो देखो यहाँ क्लोज नहीं होता, आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है। लेकिन देखो सोचो, हार्ट प्रेजेंट होगा, ब्लड विसिल्स होंगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ब्लड विसिल एक दूसरे से जुड़ी नहीं रहती, इसलिए ब्लड कहाँ भरा होगा, ब्लड बॉडी कैविटी के अंदर भरा रहता है, जिसे हीमोसील कहते हैं। लेकिन हार्ट होता है, ब्लड विसिल्स भी प्रोरली डेवलप होती हैं इसमें, और ख़ास बात है रिस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट किसकी, मोलस्का की, तो ओपन टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक लास्ट क्लास होता है सिफेलोपोडा। और सिफेलोपोडा में जो ऑक्टोपस आपने सुना है, ऑक्टोपस होता है, सो ऑक्टोपस में क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। रिस्पिरेटरी पिगमेंट जो होगा ना, वो कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होगा, जिसे हम लोग हीमोसाइनिन कहते हैं। तो रिस्पिरेटरी पिगमेंट होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, हीमोसाइनिन कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इसके हम लोगों ने कहाँ तक की बात कर ली, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के जस्ट बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सिस्टम की, और वो क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एनेलिडा में क्या होता है, नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, मैल्पीजियन ट्यूब। देखो आर्थ्रोपोडा में अलग अलग, मैल्पीजियन ट्यूब किस में होंगी, इंसेक्ट में। एक्चुअली ये सब में पाई जाती है, लेकिन इंसेक्टा में सिर्फ मैल्पीजियन ट्यूब मेनली होते हैं। अब ग्रीन ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड भी कहते हैं इनको, याद रखिएगा। ये क्रस्टेशिया क्लास में, क्रस्टेशिया में हमने बताया था प्राण आता है, तो प्राण आप याद कर लेना। कॉक्सल ग्लैंड किस में पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे अरेक्निडा क्लास में। अरेक्निडा क्लास का मतलब स्कॉर्पियन और स्पाइडर होता है ना। अब मोलस्का की बात करें, सो आर्गन ऑफ बोजेनस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। क्या, ऑर्गन ऑफ बोजेनस होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसके साथ क्रैबर्स ऑर्गन होते हैं, और क्रैबर्स ऑर्गन पेरिकार्डियल ग्लैंड भी कहलाती हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ होती है गिल, और इसका गिल हमने बताया था सिर्फ गिल रिस्पिरेशन में मदद नहीं करता, ये एक्सक्रीजन में भी मदद करता है। अब जरा देखते हैं, इसके बाद आता है सेंसरी ऑर्गन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एनेलिडा में लोग समझ नहीं पाते कि सेंसरी ऑर्गन होते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। नेरिस में जो प्रोस्टोमियम होता है ना, वहाँ पर सिर्री पाए जाते हैं। सिर्री मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और पल्प, तो पल्प और सिर्री इसमें क्या होंगे, ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं। और इसमें एक बार क्वेश्चन आ चुका है, उसकी बात करेंगे कि ऑस्मियोफिलिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ये भी इसके सेंसरी ऑर्गन होते हैं। इसके बाद इन अर्थवाम, अगर अर्थवाम में कहा जाए तो इस अर्थवाम की स्किन में और इसके प्रोस्टोमियम में क्या पाएंगे आएंगे, कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब जरा देखते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टोमियम में पाया जाता है ना, तो प्रोस्टोमियम में जो फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इसको पता चल जाता है कि दिन है या रात। इसके बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में तो बहुत सेंसरी ऑर्गन डेवलप होते हैं। इसमें आपने देखा होगा मैल्पीजियन इसमें एंटीनी। सो एंटीनी किसके लिए होती हैं, सो एंटीनी टच और स्मेल के लिए होते हैं। और सिंपल आई और कंपाउंड आई पाई जाती हैं। सिंपल आई को हम लोग क्या कहते हैं, ओसिलस, और कंपाउंड आई में तो आप जानते हो मोजाइक रीजन बनता है। और इसके बाद स्टेटोसिस्ट होते हैं। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी फाइलम्स में बता रखा है। स्टेटोसिस्ट क्या होता है, बैलेंसिंग आर्गन होते हैं। तो इसमें बैलेंसिंग आर्गन होंगे जिनको स्टेटोसिस्ट कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मोलस्का की, तो मोलस्का में क्या भी सेंसरी टेंटिकल होते हैं। ये किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, सिर्फ टच के लिए, स्मेल के लिए नहीं। और सिंपल आई होंगी ओसिलस,
स्टेटोसिस्ट होंगे, बैलेंसिंग आर्गन होंगे, और ऑस्फिरिडियम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ऑस्फिरिडियम, जो क्या करता है, ये जो केमिकल नेचर ऑफ द वाटर के केमिकल नेचर को चेक करता रहता है। और तो केमिकल नेचर, वाटर का केमिकल नेचर कौन चेक करेगा? ऑस्फिरिडियम। और हर बार यही क्वेश्चन आता है। अब जरा देखते हैं नर्वस सिस्टम। तो देखो नर्वस सिस्टम तीनों में लगभग समान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक नर्व रिंग बनी होती है, और नर्व रिंग जो बनती है ना, वो दो जोड़ी गैंग्लिया से बनती है, उनको हम सिफेलिक गैंग्लिया कहते हैं। तो एक जोड़ी ऊपर एक नीचे होते हैं, दोनों आपस में पेरल कनेक्टिव के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो आप ऐसे समझ लो कि दो पेयर गैंग्लिया होते हैं जो ब्रेन की तरह से काम करेंगे, ऊपर वाला ब्रेन की तरह से काम करता है मेनली। और इसके बाद एक डबल वेंट्रल नर्व कार्ड होगा। कैसा होगा? डबल वेंट्रल नर्व कार्ड होता है। ये इस चीज़ को बात ध्यान रखना है, क्योंकि सिंगल अगर कह देंगे तो वो वर्टिब्रेट का कैरेक्टर हो जाएगा। इसी तरह का पूरा लगभग आर्थ्रोपोडा में होता है, और ऐसे ही मोलस्का में होता है, इसलिए हमको यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो आपको पता है कि एनेलिडा के मेंबर जो होते हैं वो मोनोसियस और डायोसियस दोनों तरह के होते हैं। जैसे आपने देखा लीच और अर्थवर्म कैसा होता है? मोनोसियस होता है ना। और नेरिस कैसा होता है? तो नेरिस डायोसियस होता है। सो जब नेरिस डायोसियस होगा तो उसमें कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं। जबकि और देखो इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन जो मोनोसियस एनिमल हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन कहाँ पर होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और कोकून के अंदर होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसी तरह से देखिए आर्थ्रोपोडा में अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें भी है, डायोसियस होते हैं मोस्टली, लेकिन कुछ मोनोसियस भी होते हैं, उनको मैं बाद में लिखा हूँ, ध्यान रखिएगा। सो डायोसियस मोस्टली, और जानते हो डायोसियस होते हैं मोस्टली। इसके बाद कुछ विविपेरस भी होते हैं। ये बात आपको, ओविपेरस तो सब होंगे लगभग, बट कुछ जैसे स्कॉर्पियन है ना, ये बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं। सो एक्चुअली इनके अंदर एक का डेवलपमेंट वहीं पर हो जाता है बॉडी के अंदर, तब वो बाहर निकलते हैं। इस वजह से इनको हम विविपेरस कह सकते हैं। इसके बाद फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। क्यों? लैंड इंसेक्ट, जितने भी लैंड इंसेक्ट हैं उन सब में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? इंटरनल होता है। इस पे अगर बात करेंगे मोलस्का में तो डायोसियस और मोनोसियस दोनों तरह के होते हैं। अगर डायोसियस एनिमल की बात करेंगे तो पाइला, सीपिया, लोलिगो और ऑक्टोपस। पाइला, सीपिया, लोलिगो और ऑक्टोपस कैसे होते हैं? डायोसियस होते हैं। और एप्लेशिया और डोरिस ये कैसे होते हैं? मोनोसियस होते हैं। तो आपको इतना ही याद करना है, जितना मैंने फिल्ट्रेट करके लिख दिया, एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डेवलपमेंट की बात करें, सो अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो देखो एनेलिडा में दो तरह का डेवलपमेंट हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट अर्थवर्म में होगा और लीच में भी डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ओके, यहाँ लार्वा नहीं पाया जाएगा। लेकिन नेरिस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और लार्वा का नाम होता है ट्रोकोफोर लार्वा। इस बात को आपको याद करना है। इसी तरह से अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे आर्थ्रोपोडा में तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा सिल्वर फिश में, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा प्रेजेंट होगा। अब देखो कौन कौन से लार्वा कहाँ पाए जाते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ मेंशन कर दिया जो एग्जाम में आए हैं। जैसे बटरफ्लाई और मॉथ में अगर बात करें तो कटरपिलर लार्वा होता है, शायद आपको सबको पता होगा, याद कर लीजिएगा कटरपिलर लार्वा। हाउस फ्लाई में कौन सा होता है? मैगॉट लार्वा होता है। और बीटल्स में कौन सा होता है? क्रप होता है। और मॉस्किटो में कौन सा होता है? रिंगलर। कौन सा? रिंगलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के लार्वा हैं, आपको यहाँ पर याद ही करने पड़ेंगे। अब देखो डेवलपमेंट किसमें, मोलस्का की बात करें तो डायरेक्ट बट मोस्टली इनडायरेक्ट। डायरेक्ट भी हो सकता है मोस्टली, बट इनडायरेक्ट भी होगा जिसमें लार्वा पाया जाएगा। और जानते हो बहुत खास बात है, अलग अलग लार्वा हो गया। जैसे कॉमन लार्वा की बात कर जाए तो देखो यही बात है, इसी से सिद्ध होता है कि एनेलिडा और मोलस्का, एनेलिडा से ही मोलस्का का डेवलपमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन लार्वा क्या है? टोकोपोर। यहाँ भी टोकोपोर लार्वा था, वहाँ भी टोकोपोर लार्वा हो गया। पाइला में विल्गर लार्वा होता है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनियो में होता है ग्लोचिडियम। और खासियत क्या होता है, जो ग्लोचिडियम लार्वा एक पैरासाइट लार्वा है। ये क्या करता है कि किसी भी फिश में एक्टोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है। तो इस तरह से आपको डेवलपमेंट में बताना है तो ये पार्ट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमने डेवलपमेंट के बाद यहाँ मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट में लिख दी है, इसको मैं अलग दूसरे वीडियो में दे दूंगा, जिसमें कि देखो इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, मतलब किस तरह से इनका एग के अंदर जब एग से एग की हैचिंग के बाद जो यंग वन निकलता है वो यंग वन है या लार्वा है या धीरे धीरे डेवलपमेंट करने वाला है। इस तरह से इसके अगर पूरे डेवलपमेंट को बांटा जाए तो पूरे इंसेक्ट
को डेवलपमेंट के बिहाफ पर 5 भागों में बांटा जा सकता है। 5 पार्ट हैं इसमें। पहला ए मेटाबोलस होता है, दूसरा प्लूरो, धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म होती है तो प्यूरो मेटाबोलस होता है, तीसरा कौन सा होता है हेमी मेटाबोलस, और फिर कौन सा होगा होलो मेटाबोलस, और लास्ट में कौन सा होगा हाइपर मेटाबोलस होगा। तो ये 5 प्रकार का है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। अब इसके बाद देखिए डायरेक्ट डेवलपमेंट, इसमें अगर हम किसकी बात करें मोलस्का में, तो मोलस्का में डायरेक्ट डेवलपमेंट किस किस में होता है। तो अगर देखा जाए सीपिया, लोलिगो और ऑक्टोपस, इनमें कोई लार्वा नहीं होता, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में आपको जितनी बातें मैंने बता दी, शायद इससे आप इस कंपैरेटिव स्टडी का फ़ायदा उठाएंगे और सारे क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। ओके, थैंक यू।